नमस्कार सभी को, मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट की जन्म कुंडली को। जन्म कुंडली क्या होती है? किसी चीज के बारे में सब कुछ बताना। बच्चे की जन्म कुंडली है, इसका मतलब बच्चे के बारे में उसमें सब कुछ बताया गया होगा, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बताया गया होगा। तो आज हम सीटेट की जन्म कुंडली देखेंगे, इसका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ देखेंगे। इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका आपको अभी सही उत्तर नहीं पता है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं और उस चक्कर में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उन सभी चीजों का एंड करेंगे आज और देखेंगे सीटेट के बारे में काफी कुछ। तो सबसे पहली बात कि असल में सीटेट होता क्या है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता आपको तो इसका मतलब आप तो सीटेट की रेस में ही नहीं हो कहीं। ये एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, किसके लिए? टीचर के लिए। सेंट्रल का मतलब कि जितने भी स्कूल केंद्र के अंतर्गत आते होंगे उनमें सीटेट क्या रहेगा? एप्लीकेबल रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहता है, उसका एग्जाम देना चाहता है, उसके लिए सीटेट पास करना बहुत जरूरी है। अगर सीटेट पास नहीं है तो आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हो, यह बात आप याद रखें। कुछ लोगों को वहम होता है कि सीटेट पास करने के बाद जॉब लग जाती है। गलत बात। सीटेट पास करने के बाद जॉब नहीं लगती है। सीटेट पास करने के बाद आप जॉब लगने के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझे बात को? तो ये हुई बात। अच्छा, अब सीटेट को कौन कंडक्ट करवाता है? तो सीटेट को सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है। ठीक, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित कोई भी आप अगर इंक्वायरी चाहते हैं या सीटेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस एड्रेस पर या इन फोन नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी जो क्वेरी होगी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी बात आती है कि सीटेट कौन दे सकता है, सीटेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एग्जाम में बैठ सकता है। देखो, झूठ बोल के तो कोई भी बैठ जाओ, है कि नहीं, लेकिन सच बोल के कौन बैठ सकता है तो वो आपको यहां देखने को मिलेगा। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि सीनियर सेकेंडरी जिसमें आपके 50% नंबर आए हों और आप फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हो, किसके? 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसमें तो आपको 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। यहां पहले आपके 50% नंबर होने चाहिए और दूसरी बात कि आप 2 ईयर का जो डिप्लोमा करते हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए आप। अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर सेमेस्टर कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। सेमेस्टर वाइज भूल जाओ ना, लास्ट ईयर देखो, आखिरी साल देखो। 2 साल का डिप्लोमा होता है, तो जैसे ही पहले साल का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपका जो सेमेस्टर शुरू होगा, जो ईयर शुरू होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपके 45% नंबर भी हैं, लेकिन जहां से भी आप कर रहे हो डिप्लोमा वो एनसीटीई से क्या है, अप्रूव्ड है या उसके अकॉर्डेंस में है, तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी बात कि अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 4 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब बीएलएड का ये होता है, आपकी बैचलर डिग्री होती है, उसमें आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। 4 साल का कोर्स होता है ये और उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा 50% मार्क्स हैं आपके और स्पेशल एजुकेशन में आप डिप्लोमा ले रहे हो 2 साल का, तो भी आप क्या कर सकते हो? अगर फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां क्या है? स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब कि जब आप ये अप्लाई करोगे, इसके माध्यम से अप्लाई करोगे, तो 6 महीने की आपको अलग से बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, तो स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको बाद में 6 साल की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बात आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद भाई ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% नंबर है और आपने बीएड कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी किसकी है? ये है पेपर 1 की। सीटेट 2 भाग में होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 वाले पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं और पेपर 2 वाले 5वीं के बाद 8वीं तक पढ़ा सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो ये क्या है कि सीटेट कौन दे सकता है। नेक्स्ट क्या सवाल आता है आप लोगों के सामने? क्या प्राइवेट स्कूल शिक्षक के लिए भी सीटेट देना जरूरी है?
तो ये बिल्कुल जरूरी है। सीबीएसई ने ये मैंडेट कर रखा है, ये कंपलसरी कर रखा है कि जो भी चाहे कोई प्राइवेट स्कूल है, अगर वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि जितने भी टीचर हों वो सीटेट पास हों। सारे के सारे क्या चाहिए टीचर, सीटेट पास चाहिए। अगर सीटेट पास नहीं होते हैं तो स्कूल वालों ने धांधली बना रखी है इस बात की कि ठीक है, आप अगर सीटेट पास नहीं हो लेकिन आप पढ़ा पा रहे हो तो क्या करेंगे, आपको जॉब दे देंगे, लेकिन आपको सैलरी देंगे 5,000, 6,000, 7,000। उसके बाद आगे आपका नाम नहीं दिखाएंगे टीचर के आगे, किसी और का नाम दिखा देंगे जिसका सीटेट पास हो रखा होगा। तो इस तरीके से धांधलीबाजी कर रखी है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से हर टीचर का सीटेट पास होना जरूरी है। अगर कभी पकड़े गए तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीटेट सभी राज्यों में लागू है? बिल्कुल, सीटेट सभी राज्यों में लागू है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपना भी क्या कर रखा है, अपना भी स्टेट टेट बना रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस टेट बोलते हैं। सीटेट नहीं, एस टेट बोलते हैं, स्टेट टेट एग्जाम। तो क्या रहता है कि जब वो अपने स्टेट का टेट एग्जाम करवाते हैं तो जो स्कूल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं उसमें टेट चलता है, मतलब एस टेट चलता है, और जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं उनमें सीटेट भी एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो क्या होगा, यूपी में रहने वालों को क्या देना पड़ेगा, यूपी टेट देना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि क्या बाकी लोगों को, यूपी वाले लोगों को सीटेट नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी में भी तो केवीएस होगा ना। केवीएस किसके अंतर्गत आता है? केवीएस स्कूल बहुत सारे होंगे, तो केवीएस आता है सेंट्रल के अंतर्गत। नवोदय विद्यालय भी होंगे, तो ये क्या होंगे, ये भी स्कूल जितने भी होंगे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। आर्मी स्कूल भी होंगे, आर्मी स्कूल भी यूपी वाले किसके अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं, केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो यूपी के सभी केवीएस, एनवीएस और आर्मी स्कूल या और भी एकाध होते हैं, तो उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। लेकिन अगर आपने स्टेट टेट एग्जाम पास कर रखा है तो आप यूपी सरकार, मतलब जो राज्य सरकार है यूपी की, उसके अंतर्गत जितने भी स्कूल होते हैं, जैसे दिल्ली में एमसीडी के स्कूल होते हैं, तो एमसीडी के अंतर्गत अगर सेम ऐसे ही अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूपी का है तो वहां क्या होगा, स्टेट टेट एग्जाम आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। समझे? बहुत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सीटेट के बाद आपको कहां नौकरी मिलेगी। सीटेट के बाद आपको कहां नौकरी मिलेगी? तो सीटेट के बाद आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हो, एनवीएस में अप्लाई कर सकते हो, आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, ईआरडीओ में अप्लाई कर सकते हो। इन सभी स्कूलों में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, सीटेट देने के बाद जितने भी आपके क्या होते हैं, यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके किसी भी स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो। ठीक, तो ये आपके पास एडिशनल बेनिफिट है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीटेट पास है तो क्या हम सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में ही अप्लाई करें? नहीं, आप किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो स्कूल केवीएस या एनवीएस या आर्मी या ईआरडीओ स्कूल होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज रही। और आगे बढ़ जाते हैं, बाकी प्राइवेट स्कूल कोई भी चलेगा आपको। अगर आपको प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी है तो प्राइवेट स्कूल कोई भी चल जाएगा। सीटेट देना सही है या फिर टेट देना सही है? टेट मतलब स्टेट टेट देना सही है, तो कौन सा ज्यादा सही है? देखो, बात ऐसी है कि डिपेंड करता है कि आपको नौकरी किस स्कूल में चाहिए है। अगर आपने सीटेट दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी केवीएस में, चाहे वो किसी भी राज्य का है, आप चाहे यूपी के रहने वाले हैं, चाहे एमपी के रहने वाले हैं, चाहे राजस्थान के रहने वाले हैं, अगर वो स्कूल केंद्रीय विद्यालय है, अगर वो स्कूल नवोदय विद्यालय है, अगर वो स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आपने सिर्फ स्टेट टेट एग्जाम पास कर रखा है तो जिस राज्य के आप हैं सिर्फ उसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एचटेट पास कर रखा है तो सिर्फ हरियाणा में, और हरियाणा में भी सिर्फ हरियाणा राज्य सरकार शासित जो स्कूल है उसी में आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक, सेम ऐसे यूपी में, सेम ऐसे ही एमपी में। तो अगर आप सिर्फ टेट एग्जाम देते हो तो आप बाधित हो जाते हो कि आपको नौकरी भी उसी राज्य में मिलेगी और कुछ सिलेक्टेड स्कूल में ही मिलेगी। लेकिन आप सीटेट दे देते हो तो फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। चाहे किसी भी राज्य में वैकेंसी निकलती है, केवीएस में या एनवीएस में या किसी भी केंद्र शासित स्कूल में, तो फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक, और आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोगों का? तो अगला सवाल है कि सीटेट के लिए अच्छा स्कोर क्या होता है? सीटेट के लिए अच्छा स्कोर क्या होता है जिससे हमें नौकरी मिल जाए? तो नौकरी नहीं मिलती है, रिपीट कर देता हूं, नौकरी नहीं मिलती है आपको। क्या मिलता है आपको? सिंपली पात्रता मिलती है, आपको एलिजिबिलिटी मिलती है कि उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर केवीएस है तो केवीएस में क्या होगा, वैकेंसीज निकलती हैं और उसके बाद आपको इंडिविजुअली अलग अलग स्कूल की वैकेंसी में जाके अप्लाई करना पड़ता है, वहां इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके आपकी नौकरी लगती है। तो सीटेट के लिए अच्छा स्कोर क्या है? सीटेट के लिए अच्छा स्कोर है 60%। 60% कितना होता है? 150 का कितना होता है? 90 नंबर। क्या करना पड़ेगा आपको? 90 नंबर लेने पड़ेंगे। अब आप कहोगे रिलैक्सेशन भी होता है, तो रिलैक्सेशन होता है कुछ कैटेगरीज में, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी में और डिसेबल कैटेगरी में। तो इसमें 55% आपको लाने होते हैं। 55% कितना बनेगा? कुछ 83 नंबर बनेगा। ठीक, तो इतने नंबर आपके एटलीस्ट आने चाहिए। ये रिलैक्सेशन के बाद है और ये विदाउट रिलैक्सेशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इतना आना चाहिए, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो। अब आप पूछोगे क्या हो अगर मैं 100 नंबर ले आऊं तो क्या मुझे नौकरी जल्दी मिलेगी औरों से? ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 नंबर ले आओ, चाहे आप पूरे के पूरे 150 ले आओ, ये 150 वाला और ये 90 वाला दोनों बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों इक्वल अधिकारी हो किस चीज के लिए? नौकरी पाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। कितनी बार सीटेट दे सकते हो आप? कितनी बार भी दो, कोई रोक टोक नहीं है। वैलिडिटी जो होती है अभी तक 7 साल है, अभी तक सीटेट की वैलिडिटी 7 साल है। बात चल रही है कि इसे 7 साल से हटा के क्या कर दिया जाए? लाइफ टाइम कर दिया जाए। उसके लिए अभी बात चल रही है, फिक्स नहीं हुआ है। ठीक, तो आप कितनी बार भी सीटेट दे सकते हो फिलहाल, लेकिन उसकी वैलिडिटी 7 साल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या सीटेट का एग्जाम मुश्किल होता है? सीटेट का एग्जाम मुश्किल होता है। किसके लिए होता है? सीटेट का एग्जाम मुश्किल होता है उन सभी लोगों के लिए जिन पे ये सारी बातें लागू होती हैं। लोगों को लगता है कि सीटेट मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि होता नहीं है। तो ये मुश्किल नहीं होता। क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि एग्जाम आना कहां से है, जो प्रश्न है वो आने कहां से हैं। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ रहा है। और ऐसा है कि जो सीटेट है उसका हर सब्जेक्ट कहीं और से आता है। जैसे ईवीएस है वो एनसीईआरटी से आएगी, लेकिन मैथ्स एनसीईआरटी से नहीं आएगा, मैथ्स के अलग उनके टॉपिक्स बने हुए हैं। सीडीपी एनसीईआरटी में होता ही नहीं है, भाषा शिक्षण एनसीईआरटी में होता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि एग्जाम आना कहां से है। अगर आपको यह जानना है कि एग्जाम आना कहां से है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन आप लोग सिलेबस के बाहर ही तैयारी करते रहते हो। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो क्या होता है कि सीटेट में एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। अब क्या होता है कि आप लोगों की आदत है कि YouTube पे तैयारी करनी है। कोई गलत आदत नहीं है, अच्छी आदत है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा लेते हैं? पढ़ाने वाले। कैसे फायदा उठा लेते हैं? अगर उनके पास पेपर 1 का कंटेंट खत्म हो गया है तो वो पेपर 2 का कंटेंट पढ़ाना चालू कर देंगे। किस में? सीडीपी में चालू कर देंगे, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में चालू कर देंगे, ईवीएस की पेडागोजी में चालू कर देंगे कुछ भी पढ़ाना, इंग्लिश की पेडागोजी में चालू कर देंगे कुछ भी पढ़ाना, हिंदी की पेडागोजी में कुछ भी पढ़ाना चालू कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो तैयारी होती है ना, वो सिलेबस के बाहर से हो जाती है।
और सिलेबस तो बाहर से आता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर आप रह जाते हो, फिर आपका सीटेट 2 नंबर से 4 नंबर से रह जाता है। यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके पेपर 1 का कंटेंट कौन सा है। जरूरी नहीं कि जो कंटेंट आपको मुश्किल लगे सिर्फ वही आपके काम का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो आप कभी ट्राई नहीं करते। अगर आप शुरू में ही प्रीवियस ईयर के पेपर ट्राई कर लोगे तो आपको कम से कम कोई बेवकूफ तो नहीं बना पाएगा। अब वो पढ़ा रहा है आपको पेपर 2 का कंटेंट और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कम से कम आप उसे रोक तो दोगे कि भाई कहां जा रहे हो, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें अपने पेपर का पढ़ना है। तो वहां आप लोग जागरूक हो जाते हो जहां प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेते हो। उसके बाद है एमसीक्यू। आप लोग चाहते हो कि दिन रात हमें एमसीक्यू करवाते रहो, हमें और कुछ करना ही नहीं है। जबकि बात यह है कि आप अगर सिर्फ एमसीक्यू पढ़ोगे तो आपने एक बार में सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर जाना है। लेकिन अगर इसके बदले में आपने 15 मिनट कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, कोई भी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, तो इस 15 मिनट के कंसेप्ट में आपने कम से कम 30-35 क्वेश्चंस के जवाब समझ लिए होंगे। भले ही आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की इसमें, लेकिन आपको जवाब बहुत ज्यादा पता चल गए होंगे। तो इस वजह से जितना जरूरी एमसीक्यू है उतना ही जरूरी आपका कंसेप्ट भी होता है। यह बात आप याद रखें अच्छे तरीके से। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लोगों के मन में रहते थे कि सीटेट से जुड़े इन सवालों के जवाब क्या होंगे, वो मैंने आप लोगों को बताए। अब अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपके क्वेश्चंस को पिक करूंगा और उन प्रश्नों के भी जवाब दूंगा, ताकि आपके मन में कोई भी अगर मंशा शंका कुछ भी है तो वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। इसके अलावा आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि मेरी तरफ से पूरे दिन में 2 क्लासेस लाइव ली जाती हैं। एक क्लास होती है आपकी 8 बजे की और दूसरी क्लास होती है आपकी 4 बजे की। ये लाइव क्लासेस होती हैं। 8 बजे वाली जो होती है वो पर्यावरण अध्ययन की होती है, ईवीएस की होती है, और 4 बजे वाली जो होती है वो मल्टीपल सब्जेक्ट की होती है। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी दिन एक बार पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो कभी भी मिस ना करें 4 बजे और 8 बजे। अगर आपको पता नहीं चलता कि कब क्लास शुरू हो गई है या आप इंतजार करते रह जाते हैं तो आप क्या करें, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा शिक्षा सागर के नाम से, इसे क्या करें, सर्च करें टेलीग्राम पर, शिक्षा सागर लिखना है और ये ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। इसमें तकरीबन 9-10 हजार बच्चे हैं, तो ज्वाइन करें और जहां ये लोग फायदा उठा रहे हैं वहां आप लोग भी फायदा उठाएं। काफी जल्दी मैं इस पर मॉक टेस्ट अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो उसके बाद आपको उस चीज का भी फायदा टेलीग्राम से ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मुझसे, जरूर मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए किसी भी फालतू के कंटेंट को ना पढ़ें, जो आपके सिलेबस का है सिर्फ वही पढ़ें। मिलते हैं आपसे कल 4 बजे और 8 बजे।